This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is, can the vice president be impeached? क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया सकता है? सेकंड इशू इज रिलेटेड टू H5N1 virus, and the third issue is related to role of artificial intelligence and in Indian security industry, and the fourth issue is related to green credit program. So let's discuss all the issues in detail. वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसेस क्या होता है, इस आर्टिकल में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। कैन द वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पीच? क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया जा सकता है? On December 10, the opposition submitted a notice to move a no confidence or impeachment resolution against Vice President and Rajya Sabha Chairman जगदीप धनखड़। दिसंबर 10 को ओपोजिशन ने राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन से रिलेटेड एक नोटिस सबमिट किया है। A similar motion had been considered by the opposition during the budget session in August, but was ultimately closed as the session closed. इसी तरह का एक मोशन बजट सेशन के ड्यूरिंग इनिशिएट करने की कोशिश की गई थी, बट सेशन क्लोज हो जाने की वजह से वो मोशन अल्टीमेटली क्लोज हो गया था। वाई देयर आर नीड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत क्यों पड़ी? इट मीन्स क्या वजह है कि ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है? द ओपोजिशन एक्यूजेज हिम ऑफ एंगेजिंग अ पार्टीशन कंडक्ट एंड बीइंग अ इम्पेशेंट स्पोकपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एट पब्लिक फोरम। ओपोजिशन ने वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के अगेंस्ट ये एलिगेशंस इम्पोज किए हैं कि उनका जो कंडक्ट है वो पार्टीशन कंडक्ट है। इट मीन्स फेवरिज्म से रिलेटेड कंडक्ट वो शो कर रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए एक इम्पेशेंट स्पोक पर्सन के रूप में वो अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं। इट मीन्स कई पब्लिक प्लेसेस पर उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फेवर करते हुए स्पीच दिया है, जबकि राज्यसभा का चेयरमैन को इम्पार्शलिटी शो करना चाहिए। यही वजह है कि ओपोजिशन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने की कोशिश की है। वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर वर्क करता है। वाइस प्रेसिडेंट विच इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट ड्रॉ हिज हर पावर फ्रॉम आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग इसको पावर मिला होता है। आर्टिकल 64 गिव द पावर टू वाइस प्रेसिडेंट टू सर्व एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के एक चेयरमैन के तौर पर वर्क करने की पावर देता है। Thus, Vice President discharge the duties of both the Vice President and Chairperson of the राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर दोनों ड्यूटीज इसको परफॉर्म करनी होती हैं। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ द वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरपर्सन हैज बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का चेयरपर्सन को अगर रिमूवल करना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 में प्रोविजंस किए गए हैं। ही और सी मे लीव मिड टर्म बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिड टर्म में अपने आप को लीव करना चाहता है तो प्रेसिडेंट को एक रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके वो अपने आप को फ्री कर सकता है। आर्टिकल 67 भी प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इफ अ मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर्स पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी एक रेजोल्यूशन इसको रिमूव करने के लिए पास कर देती है तो इसको नेक्स्ट हाउस इट मीन्स लोकसभा के अंदर एग्रीमेंट के लिए सेंड किया जाता है। अ प्रायर 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू इनिशिएट सच रेजोल्यूशन।
इम्पीचमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करने के लिए 14 डेज प्रायर एक नोटिस रिलीज करना होता है. देन रेजोल्यूशन इज डिस्कस्ड इन बोथ हाउसेस. इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस फॉर पैसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन. 14 डेज प्रायर एक नोटिस रिलीज करने के बाद ही इस पर इस रेजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशंस किए जाते हैं, और डिस्कशंस के बाद पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के द्वारा इस रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से इसको अप्रूव कराना होता है. उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है. रेजोल्यूशन डज नॉट लैप्स. इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन लोकसभा, रेजोल्यूशन डज नॉट लैप्स. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास हो जाता है बट लोकसभा में पास नहीं होता है, तो इस तरह का रेजोल्यूशन लैप्स नहीं होगा. अगर सेशन क्लोज हो जाता है तो रेजोल्यूशन लैप्स नहीं होगा. सिंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन इट डज नॉट लैप्स व्हेन द सेशन इज प्रोरोग. अभी जो जगदीप धनखड़ से रिलेटेड उनके रिमूवल के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन या इम्पीचमेंट मोशन जो इनिशिएट किया जा रहा है, राज्यसभा के अंदर ये इनिशिएट किया गया है, और 14 डेज से कम टोटल इस सेशन के लिए बचे हुए हैं. अगर ये राज्यसभा में पास हो जाता है और सेशन क्लोज हो जाता है तो उसके बाद ये लैप्स नहीं होगा, जबकि ये नेक्स्ट सेशन जो भी होगा लोकसभा में इसको इनिशिएट किया जा सकता है. कंटिन्यू इसका प्रोसेस रहता है. इट कैन बी टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और इवन इन अ स्पेशल सेशन कन्वीन्ड स्पेशली फॉर दैट पर्पज. इस पर्पज के लिए स्पेशल सेशन कन्विंस किया जा सकता है या फिर नेक्स्ट सेशन में इसको नेक्स्ट इनिशिएशन के लिए अप्लाई किया सकता है. कैन राज्यसभा चेयरपर्सन प्रिसाइड. आर्टिकल 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली बार द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर प्रोसीडिंग्स व्हाइल रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन. वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के अगेंस्ट अगर कोई भी रिमूवल रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में उस टाइम के ड्यूरिंग चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन उस हाउस को प्रिसाइडिंग ओवर नहीं कर सकता. आर्टिकल 92 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है. इट मीन्स जगदीप धनखड़ से रिलेटेड जो ये इम्पीचमेंट या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया जा रहा है, रिमूवल प्रोसेस के कंसिडरेशन के ड्यूरिंग ये हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते. हाउएवर द प्रोविजन परमिट द चेयरपर्सन टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स although he or she is barred from voting on such resolution or any other matter during it. रिमूवल प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग चेयरपर्सन स्पीक कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसको वोटिंग राइट इसमें नहीं दिया गया है. व्हाट इज एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक. In this article, we will discuss about avian influenza type A virus, which is also known as bird flu, swine flu. Recent report of H5N1, which is a subtype of avian influenza, have raised concern about its potential to cause a human pandemic. Recently, H5N1 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सबटाइप है, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हम रिसेंटली देखते हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न रेज हो रहे हैं. ये ह्यूमन पेंडेमिक का कॉज इन फ्यूचर बन सकता है. What is H5N1 avian influenza? Avian influenza or bird flu is a disease caused by infection with avian influenza type of virus. एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू ये एक डिसीज है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस की वजह से होता है. दिस वायरस कैन इन्फेक्ट मम्मल्स फ्रॉम बर्ड्स, अ फेनोमेना कॉल्ड स्पिल ओवर, एंड रेयरली कैन स्प्रेड बिटवीन मम्मल्स. एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस बर्ड से मम्मल की तरफ मम्मल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, और इस प्रोसेस को हम स्पिल ओवर बोलते हैं. और बात अगर ममल टू ममल स्प्रेड की जाए तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है. स्पेशली ये बर्ड से ममल्स में तो इनफेक्ट बर्ड्स से ममल्स में तो ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये ममल्स टू ममल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता. ऐसा रेयर केस एक्सपेक्ट किया जा रहा है. H5N1, which is a subtype of avian influenza, has the potential to infect various mammals such as minks, seals, ferrets, domestic cat, and other through contact with infected birds, their feces, and infected bird carcasses. H5N1 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा का एक सबटाइप है, ये वेरियस ममल सच एज मिंक्स, सील्स, फेरट्स, डोमेस्टिक कैट्स को इन्फेक्ट कर सकता है. इन्फेक्टेड बर्ड के फेसेट्स या फिर
उनकी बॉडी का कॉन्टैक्ट में आने से, या बर्ड जो डेड बर्ड हैं जो कि H5N1 इन्फेक्टेड थे उसकी वजह से अगर डेथ हुआ है उनका, तो ये उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। व्हाट आर सिम्टम्स इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में इसके क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स हैं। पीपल कैन ऑल्सो डेवलप सीवर मसल एक, नोसिया, रेस्पिरेटरी इलनेस, ब्रीथिंग, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वायरल निमोनिया, इस तरह के सिम्टम्स ह्यूमन के अंदर शो हो सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा इन इंडिया, इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 in 2019, which has also been notified to the World Organization for Animal Health। 2019 में इंडिया को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, और ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को भी नोटिफाई किया गया था। हाउएवर इन दिसंबर 2020 एंड अर्ली 2021, outbreak of avian influenza H5N1 and H5N8 were reported in poultry farm in about 15 states in India। 2019 में जब एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री इंडिया को डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद दिसंबर 2020 एंड अर्ली 2021 में इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 एंड H5N8 का आउटब्रेक शो हुआ। What is treatment? Some antiviral drugs can reduce the duration of viral replication and improve prospect of survival। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जिसके थ्रू वायरल के ड्यूरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। What are concerns? The widespread H5N1 outbreak have substantial economic impact as it creates significant losses to the poultry industry and threatening food and vaccine security। H5N1 के आउटब्रेक की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के अंदर, बिकॉज इसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है, वैक्सीन इनसिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के अंदर जनरेट हो सकती हैं। Avian influenza type A virus. Avian influenza type A virus are classified on the basis of two proteins on their surface। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को इस वायरस के सरफेस पर प्रोटीन के हिसाब से इसको टू पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। अब ये टू प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज नंबर 1 हीमोग्लोबिन, ये इसके 18 सब टाइप्स मिल जाएंगे। एंड न्यूरामिडियास, ये भी एक प्रोटीन का सब टाइप है। इसके बेस पर एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। दीज टू प्रोटीन्स हैव सेवरल कॉम्बिनेशन सच एज H5N1। इन दोनों प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से सेवरल कॉम्बिनेशंस बनते हैं सच एज H5N1। ये H मतलब इसमें हीमोग्लोबिन है, और N1 इसमें हो गया न्यूरोमिडियास। H5N1, H7N2, H9N6, H17N10, H18N10, ये कुछ इसके कॉम्बिनेशन से बने हुए टाइप हैं। ऑल नोन सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस कैन इन्फेक्ट बर्ड्स एक्सेप्ट सब टाइप्स H17N10 and H18N11 that is only been found in bats। एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ऑल सब टाइप बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट H17N10 एंड H18N11 ये बर्ड को इन्फेक्ट, ऑल बर्ड को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ओनली बैट्स के अंदर ये पाया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी। इन्फ्लुएंजा ए इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स। इन्फ्लुएंजा ए बर्ड्स के साथ साथ वेरियस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा बी मेनली इन्फेक्ट ह्यूमंस, इन्फ्लुएंजा बी ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा सी ह्यूमंस एंड पिग्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंजा डी इन्फेक्ट कैटल, इन्फ्लुएंजा डी कैटल को इन्फेक्ट कर सकता है। बट इन्फ्लुएंजा ए इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो कि ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है। इसके वेरियस सब टाइप्स होते हैं H5N1, H7N3। कुछ इसमें इसके जो वेरियस सब टाइप्स हैं, कुछ को एवियन के नाम से जाना जाता है और कुछ को स्वाइन के नाम से जाना जाता है। तो एवियन और स्वाइन, एवियन बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, ये एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होते हैं। और ए सब टाइप जो भी हैं ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। H5N1 एवियन के अंदर आ रहे हैं, H5, H7N3, H7N7, H7N9, H9N2,
H10N8 ये सब एवियन इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में आते हैं। स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में H1N1, H1N2 एंड H3N2 ये स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में आ जाते हैं। This is PYQ related to this article. Question: H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था H1N1 वायरस किस डिसीज से रिलेटेड है? द आंसर इज स्वाइन फ्लू। हम देख सकते हैं यहाँ पर H1N1 स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। In this article, we will discuss about the role of artificial intelligence in defense. How artificial intelligence has been using in defense. डिफेंस में artificial intelligence का यूज किस तरह से किया जाता है? Artificial intelligence systems have been used in two ways. Two ways में इसका यूज किया जाता है। नंबर वन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फंक्शंस के रूप में एंड ऑफेंसिव फंक्शंस के रूप में। नंबर वन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फंक्शंस सच एज इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, नेविगेशन एंड एनहांस्ड कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज। सपोर्टिंग फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस सर्विलेंस के लिए, नेविगेशन के लिए, एनहांस कमांड एंड कंट्रोल के लिए यहाँ पर किया जाता है। बात अगर ऑफेंसिव फंक्शंस की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज टारगेट्स को सेलेक्ट करने में, स्ट्रैक्स को कैरी आउट करने में, एग्जाम्पल के लिए ड्रोन, स्वॉन, AI ड्राइवन हैकिंग एटसेट्रा। ऑफेंसिव के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ द स्किल्स टू स्टडी पैटर्न ऑफ साइबर अटैक एंड ऑल्सो फॉर्म प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज सच एज अगेंस्ट मालवेयर अटैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अटैक के पैटर्न को स्टडी करने की स्किल रखता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर्म करने की एबिलिटी भी इसके पास होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज किया जा रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, हेल्प इन ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। नंबर टू, हेल्प इन एनहांस टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन। AI help in real-time data analysis, improve military training and educational program, prediction of crimes and criminal tracking, protect cyber attack. Help in autonomous weapons system. It autonomously search target, identify them and allow faster and more precise strike. Example, Israeli Harpy and Harop drones. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर डिफेंस सेक्टर में यूज किया जाता है तो ये ऑटोनोमसली टारगेट को सर्च करता है, आइडेंटिफाई करता है और फास्टर तरीके से, प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वेपन्स में इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए इजरायली हार्पी एंड हैरोप ड्रोन्स का यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया गया है। नंबर टू, हेल्प इन एनहांस टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन। टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन को हेल्प कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट आइडेंटिफाई एंड एंगेज स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट विद अवॉइडिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प मिल सकता है। मिलिट्री टारगेट जिस टाइम पर किए जाते हैं उस टाइम पर ध्यान रखा जाता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी टाइप का लॉस ना हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लॉस को अवॉइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एज द इरानियन मेड शहीद 136 AI ड्रोन यूज्ड इन रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में शहीद 136 AI ड्रोन का यूज किया गया था और इस ड्रोन का जो स्पेसिफिक फंक्शंस था वो ये था कि इसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट को फोकस किया। रियल टाइम डाटा एनालिसिस, इट हेल्प टू प्रोसेस ह्यूज डाटा फ्रॉम सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू ह्यूज डाटा को प्रोसेस करता है इन रियल टाइम सिचुएशन, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंटेलिजेंस फॉर बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग। बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट मैनर विच इज अ US इनिशिएटिव टू एनालाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सर्विलेंस डाटा। सर्विलेंस डाटा की लार्ज क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए US के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था सच एज प्रोजेक्ट मेवेन। Improve military training and educational program. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकता है। जनरेटिव AI कैन इम्प्रूव मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग वेरियस न्यू ट्रेनिंग मटेरियल्स। न्यू ट्रेनिंग मटेरियल्स को क्रिएट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकता है। लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बनाया गया इंडिया के अंदर, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सक्सेस हो पाया है।
प्रेडिक्शन ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग का प्रेडिक्शन कर सकता है। इट मीन्स क्राइम्स का प्रेडिक्शन कर सकता हो और क्रिमिनल एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। इट कैन बी डन थ्रू कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस C4ISR सिस्टम। क्राइम्स का प्रेडिक्शन और क्रिमिनल ट्रैकिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये जो किया जाएगा ये कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस के थ्रू सिस्टम के थ्रू यानी C4ISR सिस्टम के थ्रू ये किया जाता है। एज BEL डेवलप्ड द एडवाइजरी नेटवर्क एनालिसिस टूल फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ अटैक, अटैक के प्रेडिक्शन के लिए BEL के द्वारा एडवाइजरी नेटवर्क एनालिसिस टूल अनंत लॉन्च किया गया था। नंबर 6, प्रोटेक्ट साइबर अटैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी कंट्री को। Artificial intelligence can easily detect potential threat and use predictive analytics to predict future attacks using data analysis. Artificial intelligence का यूज पोटेंशियल थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए ये डाटा एनालिटिक्स को यूज करके फ्यूचर अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। जस्ट लाइक प्रोजेक्ट सीकर developed and deployed by the Indian Army for surveillance, garrison security and population monitoring. एग्जाम्पल के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप्ड एंड डिप्लॉय किया गया प्रोजेक्ट सीकर, जिसका मेन वर्क सर्विलेंस गैरिसन सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करना है। इशूज एंड चैलेंजेस इन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने से रिलेटेड बहुत सारे इशूज एंड चैलेंजेस हैं। नंबर 1, यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल कैन लीवरेज द पावर ऑफ जनरेटिव मॉडल्स फॉर प्लान्ड अटैक। टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज किया सकता है, प्लान अटैक वो कर सकते हैं। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन मैनिपुलेट द सोशल मीडिया एल्गोरिथम, सोशल मीडिया एल्गोरिथम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से रेडिकलाइजेशन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 3, न्यूली मालवेयर creation. Some functions such as the ability to write malware may make artificial intelligence dangerous in the hands of non-state actors. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मालवेयर राइट करने की एबिलिटी होती है और नॉन स्टेट एक्टर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड प्राइवेसी वायलेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जिस तरह से सर्विलेंस के लिए किया जा रहा है, कहीं ना प्राइवेसी वायलेशंस को भी इंक्रीज कर रहा है। चाइना फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस सिस्टम इन जिनजियांग टू ट्रैक उइगुर मुस्लिम्स इज वायलेटिंग देयर ह्यूमन राइट्स। चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को सर्विलेंस करने के लिए जिनजियांग स्टेट के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस सिस्टम्स ऑपरेट किए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन है और उसका प्राइवेसी का वायलेशन है। इंडियन इनिशिएटिव्स इन एडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस टास्क फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस टास्क फोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया सो दैट इंडिया के अंदर वेपन सिस्टम AI बेस्ड वेपन सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जा सके। नंबर 2, डिफेंस AI काउंसिल एंड डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर सेटअप इन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस AI काउंसिल एंड डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी सेटअप किए गए थे। नंबर 3, लॉन्च 75 न्यू डेवलप्ड AI टेक्नोलॉजीज, इंडिया ने 75 न्यू डेवलप्ड AI टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया। इंडिया लॉन्च AI टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिंपोजियम इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में इंडिया ने AI इन डिफेंस सिंपोजियम के ड्यूरिंग AI टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया है डिफेंस सेक्टर में। व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? Union Environment Ministry announced the rules for its Green Credit Program, in which individuals, groups, public and private sector units can earn and potentially trade green credits. यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ रूल्स अनाउंस किए थे, जिसमें इंडिविजुअल्स, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें ट्रेड किया जा सकता है। What is green credit program? Green credit means a single unit of an incentive provided for a specific activity which has positive impact on the environment. ग्रीन क्रेडिट एक
स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड की गई एक सिंगल यूनिट ऑफ इंसेंटिव है जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट मीन्स पीपल्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई वो ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या इन्वायरमेंट के प्रॉफिट के लिए कोई भी वर्क इसमें किया जा सकता है। और वो जो वर्क है क्या क्या वर्क हो सकते हैं इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सिंगल यूनिट वर्क जो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उसको हम ग्रीन क्रेडिट कह सकते हैं। द ग्रीन क्रेडिट विल बी ट्रेडेबल एंड दोज अर्निंग इट विल बी एबल टू पुट दिस क्रेडिट अप फॉर सेल ऑन अ प्रोपोज्ड डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म। ग्रीन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है। जो भी पर्सन ग्रीन क्रेडिट अर्निंग कर रहा है वो ओपन मार्केट में इन क्रेडिट्स को सेल कर सकता है। अंडर द स्कीम रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड एंटिटीज कैन पे टू फाइनेंस अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर कोई भी रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड एंटिटीज डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड पर किए गए अफॉरेस्टेशन प्रोडक्ट के लिए अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कर सकता है। इट मीन्स डिग्रेडेड फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड में किसी पर्सन ने मान लीजिए 100 प्लांट्स ग्रो किए, ट्री बन गया उसके बाद, और कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड एंटिटी है वो एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CO2 एमिशंस के लिए, या इन्वायरमेंट पर उस एंटिटी का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड में जो प्लांटिंग किया गया है उस पर्सन को पेमेंट कर सकता है और उस पर्सन से वो क्रेडिट खरीद सकता है। जिस पर्सन ने इसमें प्लांट्स को ग्रो किया है या ट्री को ग्रो किया है, पर प्लांट का 1 क्रेडिट उसने अर्न किया है, उस क्रेडिट को इंडस्ट्री फैक्ट्री के ओनर बाय कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। The actual afforestation will be carried out by State Forest Department 2 years after planting. Each planted tree could be worth 1 green credit. किसी भी प्लांट के प्लांटिंग के 2 ईयर के बाद 1 प्लांट की वैल्यू 1 ग्रीन क्रेडिट के इक्वल हो सकती है। अफॉरेस्टेशन इसमें डिग्रेडेड लैंड पर जो किया जाएगा वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओवरसीन में किया जाएगा। These green credit can then be used by companies which have diverted forest land for non-forest purpose and raised thousands of trees to offset some of their obligations under India's compensatory afforestation law. कुछ कंपनीज जिन्होंने नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया है वो कंपनीज इन ग्रीन क्रेडिट्स को बाय कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती हैं पर्सनस के थ्रू। नंबर 1, ट्री प्लांटेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे ट्री का प्लांटेशन किया जा सकता है। नंबर 2, वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू promote water conservation, water harvesting and water use efficiency savings including treatment and reuse of water। वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट के अंदर वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, वाटर यूज एफिशिएंसी सेविंग किया जा सकता है, वाटर का रीयूज या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट क्या होते हैं? टू प्रोमोट नेचुरल एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंड रिस्टोरेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोड्यूस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल बेस्ड ग्रीन क्रेडिट तब क्रिएट की जा सकती है अगर कोई भी पर्सन नेचुरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए एग्रीकल्चर क्रॉपिंग कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रोमोट सस्टेनेबल एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कलेक्शन, सीग्रेशन एंड ट्रीटमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज अगर कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है तो वो ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है, उन्हें उसके बाद वो ट्रीट कर सकता है। एयर पोल्यूशन रिडक्शन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रोमोट मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन एंड अदर पोल्यूशन अबेटमेंट एक्टिविटीज। कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसका एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है तो वो भी ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है। नंबर 6, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रोमोट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव। कोई भी पर्सन अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन या कंजर्वेशन करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है। इको मार्क बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू एनकरेज इन मैन्युफैक्चरर्स टू ओपन इको मार्क लेबल फॉर दियर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी पर्सन अगर मैन्युफैक्चरर के इको मार्क लेबल को एनकरेज करने के लिए कोई भी गुड्स
कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता है। सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ग्रीन क्रेडिट टू एनकरेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल। कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल का यूज करके लोगों को प्रमोट कर रहा है, तो इसके थ्रू भी ग्रीन क्रेडिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी है? ICFC FRE, Indian Council of Forestry Research and Education, shall be administrator of the program, which have developed guidelines, process, and procedures for implementation of the program. The Indian Council of Forestry Research and Education ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वर्क करेगा, और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस, प्रोसेस एंड प्रोसीजर को डेवलप करने का वर्क इसी अथॉरिटी का है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? नंबर वन, इट लेवरेज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच एंड इंसेंटिवाइज वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। वेरियस स्टेक होल्डर्स अब वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस टेकिंग कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू। और यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्शंस अब कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। नंबर टू, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल ऑल्सो एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। अभी तक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज का रोल बहुत कम रहा है, और ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में अभी तक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी आया करती थी। लेकिन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनकरेज करेगी। नंबर थ्री, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट द डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट के तौर पर वर्क कर रहा है। While the domestic carbon market focus only on the CO2 emission reductions, the green credit system aims to meet various environmental obligations as well, incentivizing sustainable actions by companies, individuals, and local bodies. ग्रीन डोमेस्टिक कार्बन मार्केट जहां CO2 एमिशन रिडक्शंस पर फोकस करता है, वहीं ग्रीन क्रेडिट सिस्टम्स वेरियस इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस पर फोकस करता है। साथ ही कंपनीज, इंडिविजुअल एंड लोकल बॉडीज के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सस्टेनेबल एक्शंस को इंसेंटिवाइज करने का काम ग्रीन क्रेडिट सिस्टम करता है। थैंक्स फॉर